वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरर्स, जहाँ पे मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फिनोमेनाज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के ही 4 फिनोमेनाज डिस्कस किए थे, बट इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 4 फिनोमेनाज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विच इज द पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप वो भी आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and like, comment and share my videos. So the very first phenomena which I'm going to discuss in this video is external inhibition. External inhibition क्या बता रहा है कि जब भी कोई external stimulus आता है, external stimulus means कि जब भी environment में कोई stimulus आता है या outer world में कोई stimulus या कोई factor की presence हो रही है, तो उस external stimulus या उस external factor के कारण एक individual का जो response होता है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो पहले से suppress हो जाता है, reduce हो जाता है, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं inhibit हो जाता है, and that is known as external inhibition. जैसे सपोज करो कि आपकी कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड आपके आगे कुछ परफॉर्म करके दिखा रही थी, डांस कर रही थी या फिर सिंगिंग कर रही थी या फिर वो कोई ड्रामा कर रही थी या फिर वो कोई भी एक्टिविटी आपके आगे परफॉर्म करके दिखा रही थी। सडनली क्या होता है कि जहाँ पे वो परफॉर्म कर रही है उस रूम में या फिर उस सेटिंग में कोई और भी एंटर कर जाता है। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी फ्रेंड परफॉर्म करते करते रुक गई और वो वेट करने लगी कि पहले जो उस रूम में या फिर उस सेटिंग में आया है वो चला जाए, उसके बाद वो फिर से कंटिन्यू करेगी और उसके बाद वो स्टार्ट करेगी। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी हम कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर अगर हम कुछ करने वाले होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, और अगर कोई और आ जाए तो हम उनके आगे परफॉर्म नहीं करते या फिर हम उनके आगे वो बिहेवियर या वो रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। हम वेट करते हैं कि पहले वो चले जाए, उसके बाद हम करें, उसके बाद हम स्टार्ट करें। तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इनहिबिशन, कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस एनवायरनमेंट में आता है, जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन या एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स होता है या जो बिहेवियर होता है वो सप्रेस, रिड्यूस या फिर इनहिबिट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि जनरली एक्सटर्नल इनहिबिशन क्या होता है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर भी एक्सटर्नल इनहिबिशन का यही मतलब है, बस इतना डिफरेंस होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स इनहिबिट होता है उस रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई थी। कैसे? बार बार वो रिपीटेटिवली बेल बजाते थे और फूड प्रेजेंट करते थे, बेल बजाते थे, फूड प्रेजेंट करते थे। तो डॉग का माइंड कंडीशनड हो गया कि बेल बजने से मेरा खाना आता है। तो थोड़े टाइम बाद जो बेल बजती थी, बेल के बजने से ही डॉग सैलिवेट करने लग जाता था, क्योंकि उसका माइंड कंडीशनड हो चुका था। तो जैसे पावलोव ने डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई और पावलोव ने जैसे डॉग का माइंड कंडीशनड करा बेल से, उसी तरह जो पावलोव के स्टूडेंट्स थे या फिर कह लो जो पावलोव के फॉलोअर्स थे, वो भी ऐसे ही एक सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहते थे अपने डॉग के ऊपर, और वो भी ऐसे ही अपने डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराना चाहते थे जैसे कि पावलोव ने कराई थी। तो वो भी ऐसे ही सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और बार बार वो भी बेल और फूड की रिपीटेटिव पेयरिंग करते हैं, जिससे कि उनके डॉग का माइंड भी कंडीशनड हो जाए कि घंटी बजने से मेरा खाना आता है, और वो भी बेल के बजने से सैलिवेट करना सीख जाए। तो उन्होंने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और ऐसे ही सेम प्रोसेस किया और अपने डॉग की माइंड की कंडीशनिंग करा दी। तो जब कंडीशनिंग सक्सेसफुल हो गई और जब एक्सपेरिमेंट हो गया पूरी तरह से सक्सेसफुल, तो पावलोव के स्टूडेंट्स अब चाहते थे कि पावलोव भी आए और उनके इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करे और देखे। तो वहां पे पावलोव जाते हैं। तो यूजुअली तो क्या होता था कि वो जो डॉग है वो सैलिवेट करना सीख चुका था, कि घंटी बजती थी तो वो लार टपकाने लग जाता था, क्योंकि पावलोव के स्टूडेंट्स ने उसके डॉग के माइंड की कंडीशनिंग करा दी थी। लेकिन इस बारी जब पावलोव वहां पे गए तो ये देखा गया कि जो पावलोव के स्टूडेंट्स का डॉग है वो सैलिवेट ही नहीं कर रहा घंटी के बजने से। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बारी जब डॉग सैलिवेट कर रहा था घंटी के बजने से, तो इस बारी वो क्यों नहीं कर रहा? तो उसका रीजन ये था कि वहां पे इस बारी पावलोव प्रेजेंट थे, तो पावलोव के प्रेजेंस के कारण वहां पे जो डॉग था वो घंटी के बजने के बावजूद भी सैलिवेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उस डॉग के लिए पावलोव की प्रेजेंस एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह थी, जो अचानक से एनवायरनमेंट में आए थे। डॉग को सिर्फ इतना पता है कि घंटी बजती है और घंटी बजने के बाद मेरा खाना आ जाता है।
उसे कभी भी कोई और नया स्टिमुलस नहीं दिया गया है, कभी भी और कोई अदर स्टिमुलस उसके आगे इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। उसकी कंडीशनिंग सिर्फ एक बेल से ही कराई गई है कि घंटी बजती है तो खाना आता है, बाकी कोई भी अदर स्टिमुलस या कोई भी और चीज उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है। तो इसीलिए अगर बेल से अलग कोई भी नया स्टिमुलस जुड़ेगा तो जो डॉग है वो सैलिवेट नहीं करेगा। जो डॉग का कंडीशनड रिस्पॉन्स है कि घंटी के बजने से उसकी लार टपकती थी, वो रिस्पॉन्स उसका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या बंद हो जाएगा, या फिर जिसका मतलब है इनहिबिट हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो, अगर पावलोव की जगह कोई कुछ और भी होता, जैसे सपोज करो कि बेल के साथ इस बारी हॉर्न बज जाता, या फिर बेल के साथ लाइट जल जाती, बेल के साथ कोई और आवाज आ जाती, या बेल के साथ कोई और इंडिविजुअल आ जाता पावलोव की जगह, तो भी डॉग सैलिवेट ना करता। क्यों? क्योंकि बेल से अलग अगर कोई भी और नई चीज आएगी या कोई भी और नया स्टिमुलस आएगा तो डॉग उस स्टिमुलस के प्रेजेंस होने की वजह से अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे नहीं पता कि उसका खाना आएगा या नहीं आएगा। उसको तो सिर्फ इतना पता था कि घंटी के बजने से मेरा खाना आता है। तो अगर अब कोई और नया स्टिमुलस जुड़ेगा या फिर कुछ भी और होगा तो अब वो कंफ्यूज्ड है, और अब वो एंग्शियस भी है और डिस्ट्रैक्टेड भी है। अब उसे नहीं पता कि खाना आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हर बारी तो सिर्फ घंटी बजती थी, इस बारी घंटी के साथ ये पता नहीं क्या होने लगा है, क्या नहीं बला है। तो इसीलिए जो उसका रिस्पॉन्स है या जो भी उसका बिहेवियर है कि घंटी के बजने से उसकी लार टपकती थी, वो कम हो जाएगा या वो इनहिबिट हो जाएगा। एंड दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इनहिबिशन। कि जब भी कोई नया स्टिमुलस जुड़ जाता है कंडीशन स्टिमुलस के साथ, जिस स्टिमुलस से कोई फेमिलियराइजेशन नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो उस नया स्टिमुलस के कारण जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। एंड दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इनहिबिशन। So Pavlov, being an external factor in the situation, disrupted the dog's conditioned response of secreting saliva on bell. And one more important thing is that stimulus can be anything. स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर अगर पावलोव ही आए वहां पे तो रिस्पॉन्स इनहिबिट हुआ। पावलोव की जगह अगर कोई भी और नया स्टिमुलस होता तो रिस्पॉन्स इनहिबिट हो सकता था। जैसे हर बारी सिर्फ घंटी बजती थी और खाना आता था, लेकिन इस बारी लेट अस सपोज कि घंटी के साथ साथ एकदम लाइट जल गई, या फिर घंटी के साथ साथ एकदम हॉर्न भी बजने लगा, घंटी के साथ साथ एकदम विसल बजी, या घंटी के साथ पावलोव की जगह कोई और इंडिविजुअल आया, तो भी डॉग का रिस्पॉन्स जो था सैलिवेट करने का वो इनहिबिट हो सकता था। क्यों? क्योंकि डॉग के लिए तो बेल से अलग कोई भी दूसरी चीज या कोई भी और स्टिमुलस एक नया स्टिमुलस है और एक नया फैक्टर है। तो बेल के साथ अगर कुछ भी और होगा तो डॉग का रिस्पॉन्स इनहिबिट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे पावलोव ही गए या कोई एक इंडिविजुअल ही गया तो वो सैलिवेट नहीं करेगा। कुछ भी और नया अगर होगा, कुछ भी और नई चीज अगर ऐड होगी बेल के साथ जो पहले कभी नहीं आई, जिससे कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन और कोई फेमिलियराइजेशन नहीं है डॉग के माइंड की, तो जो रिस्पॉन्स है वो इनहिबिट हो सकता है। So moving forward to the next phenomena of classical conditioning, which is summation. Summation से आप क्या समझते हैं? Summation means कि किसी चीज़ का sum या फिर हम किसी चीज़ के addition की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ के sum की बात हो रही है या किस चीज़ को जोड़ा जा रहा है? तो सबसे पहले मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ और उस एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि समेशन क्या होता है। ओके, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पावलोव ने डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई थी बेल से। बेल क्या था? बेल यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस है जिससे डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई गई थी। पावलोव ने क्या किया था कि वो घंटी बजाते थे, खाना देते थे, घंटी बजाते थे, खाना देते थे। तो थोड़े टाइम बाद जो उनका डॉग था उसका माइंड कंडीशनड हो गया कि घंटी बजने के बाद मेरा खाना आ जाता है। तो आफ्टर सम टाइम जब घंटी बजती थी तो वो तभी लार टपकानी शुरू कर देता था और तब तक खाना आता भी नहीं था। और इसी फिनोमेना को क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। तो बेल यहाँ पे क्या है? एक कंडीशनड स्टिमुलस है। अब अगर बेल की जगह कोई और स्टिमुलस लिया जाए, जैसे मैंने बोला लाइट, एक हमने दूसरा स्टिमुलस ले लिया। अब लाइट से डॉग के माइंड की कंडीशनिंग करा दी कि अब पहले लाइट जलाई और डॉग को खाना दिया, लाइट जलाई और डॉग को खाना दिया। तो अब थोड़े टाइम बाद जो डॉग है उसका माइंड कंडीशनड हो गया कि अब लाइट जलने से मेरा खाना आता है, तो अब लाइट जलने से ही उसने सैलिवेट करना सीख लिया बिना खाने के। हम लाइट की जगह कोई और स्टिमुलस भी लिया जा सकता था। यहाँ पे लाइट की जगह हॉर्न ले सकते थे, विसल ले सकते थे, या फिर कोई और साउंड ले सकते थे। बस उसको पेयर करना था फूड के साथ, यानी कि खाना देने से पहले उस स्टिमुलस को प्रेजेंट
प्रेजेंट करना था तभी उससे कंडीशनिंग होती। तो लाइट यहाँ पे दूसरा कंडीशन स्टिमुलस हो गया जिससे कंडीशनिंग कराई गई। तो पहले बेल से करा दी और फिर कुछ टाइम बाद किसी दूसरे स्टिमुलस यानी कि लाइट से कंडीशनिंग करा दी डॉग के माइंड की। तो अब समेशन वाला फिनोमिना ये कहना चाह रहा है कि अगर अब इन दोनों स्टिमुलस को एक दिन साथ में प्रेजेंट किया जाए, जोड़कर इन द सेंस कि अगर इन दोनों स्टिमुलस को एक दिन साथ में प्रेजेंट करा जाए डॉग के आगे, दोनों को एक साथ किया जाए, तो उससे जो डॉग का रिस्पॉन्स आएगा वो काफी ग्रेटर रिस्पॉन्स आएगा। बस इतनी सी ही बात समेशन वाला फिनोमिना हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक दिन बेल भी बजाई और लाइट भी जलाई खाना देने से पहले, तो जो डॉग का जो रिस्पॉन्स होगा लार टपकाने का, वो काफी ग्रेटर रिस्पॉन्स होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब डॉग को पता है कि अब घंटी भी बज रही है और लाइट भी जल रही है। अब वो दोनों चीजें अकर हो रही हैं, वो दोनों स्टिमुलस आ रहे हैं जिससे मेरा खाना आता था। तो अब तो कोई शक की बात ही नहीं है कि खाना आए ना, अब तो पूरा ही ऑब्वियस है कि मेरा खाना आएगा ही आएगा। तो इसीलिए जो उसकी एक्सपेक्टेंसी होती है फूड को लेके वो काफी बढ़ जाती है और इसीलिए जो उसकी लार टपकती है वो भी काफी ग्रेटर होती है। यानी कि समेशन का फिनोमिना में ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब दो स्टिमुलस को जिनसे पहले टाइम अलग अलग कंडीशनिंग कराई गई है, अगर कुछ टाइम बाद उन दोनों स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट कर दिया जाएगा तो उससे जो रिस्पॉन्स है वो काफी ग्रेटर रिस्पॉन्स आएगा। बेल के बजने से भी सैलिवेट करेगा और लाइट के जलने से भी करेगा, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यादा करेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट द समेशन. So if the two different stimulus which is presented separately before but later presented together, then it elicits a greater response than the response elicited by stimulus when it is presented alone. Moving forward to the third phenomenon of classical conditioning, which is discrimination. स्टिमुलस जनरलाइजेशन से बिल्कुल अपोजिट फिनोमेना होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपको स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्लियर हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मैंने पार्ट 1 में कराया है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता था कि जो डॉग है वो सिर्फ उसी स्टिमुलस पे ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिससे उसके माइंड की कंडीशनिंग हुई है, बल्कि वो उन सारे स्टिमुलस पे भी रिस्पॉन्ड करेगा जो एग्जैक्ट स्टिमुलस जैसे होते हैं या फिर उसको लगते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में जो डॉग है वो सिर्फ एग्जैक्ट स्टिमुलस पे ही रिस्पॉन्ड करेगा। नो नीड टू वरी, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के ही एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि हम वही फिनोमेनास पढ़ रहे हैं। तो लेट अस से कि डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई है बेल से। हर बार बेल को बजाया गया है 10 की वॉल्यूम पे, यानी कि हर बार जो खाना दिया गया है डॉग को बेल बजाने से, तो हर बार जो बेल की वॉल्यूम रखी गई है वो 10 रखी गई है। अगर लेट अस से कि बेल की वॉल्यूम फ्लक्चुएट कराई जाती है, यानी कि अगर किसी दिन बेल की वॉल्यूम को 50 रख दिया, यानी कि 50 की वॉल्यूम पे अगर किसी दिन बेल बजा दी खाना देने से पहले, या 20 की वॉल्यूम पे बजा दी, 30 की वॉल्यूम पे बजा दी, या 5 की वॉल्यूम पे बजा दी, तो ये देखा गया कि डॉग ने सिर्फ तभी सैलिवेट किया या तभी रिस्पॉन्ड किया अगर जो वॉल्यूम है वो 10 है या 10 के बहुत आसपास है। अगर 10 से अलग किसी भी वॉल्यूम पे बेल बजी है तो डॉग ने सैलिवेट नहीं किया, एंड दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। कि अब जो डॉग है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है या फिर वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि एग्जैक्ट स्टिमुलस क्या है और एग्जैक्ट स्टिमुलस जैसा क्या है। एग्जैक्ट स्टिमुलस क्या है? 10 की वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम पे हर बार बेल बजाई जा रही है और खाना दिया जा रहा है और जिससे उसके माइंड की कंडीशनिंग कराई गई है। और बाकी अदर वॉल्यूम्स क्या हैं? ये सारी वॉल्यूम्स। तो अगर 10 से अलग कोई भी इधर उधर वॉल्यूम होती है ज़्यादा तो डॉग सैलिवेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन द एग्जैक्ट स्टिमुलस एंड जो वो स्टिमुलस जो एग्जैक्ट स्टिमुलस जैसे हैं, क्योंकि है तो ये सारी वॉल्यूम्स लेकिन ये एग्जैक्ट स्टिमुलस नहीं है, लेकिन ये 10 की वॉल्यूम नहीं है। वो ऑब्वियसली प्रॉपर एस्टिमेशन तो नहीं लगा पाएगा कि कौन सी स्पेसिफिक नंबर है जिस पे बेल बज रही है, लेकिन हाँ उसको वो इतना ज़रूर पता लगा रहा है कि ये वो वॉल्यूम नहीं है जिस वॉल्यूम पे हर बार बेल बजा के मेरा खाना आया है। तो डिस्क्रिमिनेशन इज कि जहाँ पे अब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है या वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो वॉल्यूम्स है वो यही बाकी सारी वॉल्यूम्स हो सकती है जिस पे डॉग सैलिवेट ना करे, वो कोई भी वॉल्यूम हो सकती है 10 से अलग। ये जस्ट मैंने फॉर एन एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है। हम इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे डॉग का माइंड कंडीशनड है बेल से कि घंटी बजने से मेरा खाना आता है, लेकिन अगर किसी दिन बेल की जगह कोई और आवाज़ या कोई और साउंड या कोई और म्यूज़िक बजाया गया और खाना दिया गया, जो आवाज़ जो साउंड या म्यूज़िक एग्जैक्टली बेल नहीं है लेकिन बेल जैसा ही वो फील हो रहा है या बेल जैसी ही वो आवाज़ दे रहा है, वो कोई भी साउंड, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है।
तो तब भी जो डॉग है वो सैलिवेट नहीं करेगा। यानी कि जो डॉग है वो तभी सैलिवेट करेगा या तभी वो अपनी लार टपकाएगा अगर एग्जैक्टली बेल बजेगी। बेल जैसा अगर कोई भी आवाज़ है, कोई भी अगर म्यूजिक है, जो साउंड है, जो एग्जैक्टली बेल नहीं है लेकिन बेल जैसी लग रही है, तो भी डॉग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। So discrimination क्या है? It refers to the phenomena where the organism learns to differentiate between the exact and the different similar stimulus presented and the response to the other variety of stimulus gets reduced. तो जो response है वो सबसे ज़्यादा किस पे होगा? exact stimulus पे, उस stimulus पे जिस stimulus से conditioning कराई गई है या जिसको बार बार present किया गया है। अगर उस stimulus जैसे अगर कोई और stimulus होंगे लेकिन exact stimulus नहीं होंगे तो उस पे जो response है वो reduce हो जाएगा। So these are some phenomena of classical conditioning. So that's all for today's video. Hope you're liking my videos. Please do like, comment and share.